नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें इस वाले वीडियो में गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नोट से स्टार्ट करते हैं। आइए। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी स्थापना? महाराज श्रीगुप्त ने। करीब ये 300 वर्ष तक चला, 300 या 275, ठीक है। और महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई। किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट था, ठीक है, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत का प्रवर्तक। और 319 ईस्वी है इसकी प्रारंभिक तिथि। शक और विक्रम संवत की क्या है? विक्रम संवत की 57 है, शक की 78 ईस्वी है और विक्रम संवत की 57 ईसा पूर्व। और गुप्त वंश की क्या है? 319 ईस्वी है गुप्त संवत की। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो विंसेंट स्मिथ की बुक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहक हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। वे हैं संधि विग्रहक, खाद्दट पाकिक, कुमारामत तथा महादंडनायक। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित कराया था। इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश हैं और बीरबल का भी उल्लेख है। तो देखिए कौन कौन है प्रयाग प्रशस्ति में? समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है और इसके अलावा अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था इसको कौशाम्बी से, और जहांगीर के भी आदेश हैं इसमें, और बीरबल का भी उल्लेख है, ठीक है। 4 लोगों का है इसमें योगदान, ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। इसका प्रमाण सांची और बकाटक अभिलेखों से मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज और देवश्री में मिलते हैं। महरौली लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुगुप्त पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। दिल्ली में महरौली नामक स्थान से महरौली लोहे स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है, जिसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। किसमें? महरौली के लोहे स्तंभ, ठीक है। और इसके बाद है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। पश्चिम भारत ने के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को एक अन्य उपाधि सकारी भी है, ठीक है। क्या क्या है? सकारी है, शक विजेता भी कहलाते हैं, विक्रमादित्य भी उपाधि है, ठीक है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रुप्यक या रूपक कहा गया था। क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की थी। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम आया था। हाँ, फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम आया था और इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। तो
जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न थे उसमें कौन कौन है? कालिदास थे, इसके अलावा धन्वंतरी वैद्य थे, बारहमहेर थे और अमर सिंह थे, वास्तुकार शंकु थे और रत्नफलक जोशी छपड़क थे। कौन कौन थे नवरत्नों में? सबसे पहले महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी भी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम थे। खगोल विज्ञानी बारहमहेर और कोशकार जो थे अमर सिंह वो थे। पांचवें वास्तुकार शंकु थे। छठवें जो रत्न कहलाते थे वो छपड़क कहलाते थे, ज्योतिषी थे ये। इसी प्रकार सातवें विद्वान व्याकरणज्ञ वरुषि थे। आठवें जादूगर वेताल भट्ट और नौवें रत्न खट पर कर पर महान कूटनीतिज्ञ थे। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न बड़ा पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? एक बार एक मिलान में आया था कि किसकी कौन सी पत्नी है, कौन है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी है, ठीक है। और इन्हीं के पुत्र का नाम क्या था? कुमारगुप्त प्रथम। इसके समय के गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इनकी संख्या लगभग 18 है। बिल्सन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। तो गुप्तों की वंशावली कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? ये होती है विल्सन अभिलेख से, ठीक है। बंगाल के 3 स्थानों से कुमार गुप्तकालीन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ये है दैह ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र, वैग्राम ताम्रपत्र। कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। मुद्राओं पर उसकी उपाधियां महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेघ, महेंद्र आदि उत्कीर्ण मिलती हैं। स्कंदगुप्त क्रमादित्य के स्वर्ण सिक्कों के मुख पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति और पृष्ठभाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है, ठीक है। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ध्वज और उनकी उपाधि क्रमादित्य अंकित है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्य में तो हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो भीतरी स्तंभ लेख में पुष्य में तो हूणों के साथ, और किसका? स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। पहला आक्रमण कौन से किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में, तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। ईसा की 3वीं सदी से जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। तोरमाण भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था, ठीक है। पहला तो स्कंदगुप्त ने के टाइम हुआ था। सेकंड है तोरमाण भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से 12 मेहर प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, ठीक है। तो एरन से किसका 12 प्रतिमा पर मिली थी, उसमें लेख मिला है, ठीक है, जिसमें पता चलता है धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। मेहरकुल हूण शासक तोरमाण का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। मेहरकुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और मंदसौर लेख से साक्ष्य में ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य ने लगभग 528 ईस्वी या कुछ स्रोतों के अनुसार 495 में, तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मेहरकुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। गुप्त काल में बंदरगाह कौन था प्रमुख? ताम्रलिप्ति था, और बंगाल में था, जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापारी एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह मृगुकच्छ भड़ौस था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के साथ उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजाओं की श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ, अरिकामेडु, कावेरीपत्तनम, मुजिरेस प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबेरिकम, ठीक है।
कौन कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र थे? तामलिप्ति था, भृगु कच्छ था, अरिकमेडु, कावेरी पत्तनम, मुजरिस प्रतिष्ठान, सोपारा, बारवेरिकम। आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत में मिलती है। प्राचीन भारत की कहाँ मिलती है? चरक और सुश्रुत में मिलती है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। किसने? भास्कराचार्य ने। कौन कौन सी बुक है उनकी? सिद्धांत शिरोमणि है और लीलावती। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 5वीं सदी ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में ज्या, साइन, कोसाइन और इनवर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके हैं। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टी में इनका उल्लेख है। 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन कैसे मिलता है? ब्रह्मगुप्त द्वारा मिलता है। समुद्रगुप्त की कुल 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। ये हैं गरुड़, धनुर्धारी, गुप्त वन प्रकार, चक्र प्रकार, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्र हनन और वीणावादन प्रकार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते हैं। ठीक है। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण से प्राप्त होता है। प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है सती प्रथा का? एरण से। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री की सती होने का उल्लेख है। ठीक है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा आदि। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर अब पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया है, वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। ठीक है। ह्वेनसांग कब आया था? पहले फाहियान आया था गुप्त में, ह्वेनसांग आया था हर्ष के टाइम। ठीक है। तो उस टाइम पाटलिपुत्र जैसा नगर गांव बन गया था। मथुरा जैसा नगर एवं कुम्भहार, सोनपुर, सोहगौरा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण इस काल में ह्रास की प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। गुप्त कला और साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसकी प्रगति में? कला एवं साहित्य की दृष्टि से कहा जाता है। ठीक है। इसको प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। अजंता की 3 गुफाएं 16वीं, 17वीं और 9वीं गुप्तकालीन से मानी जाती है। 16वीं है, 17वीं है और 9वीं ये गुप्तकाल से मानी जाती है। इनमें 16वीं एवं 17वीं गुफाएं विहार एवं 19वीं गुफा चैत्य है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए हैं। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्य था षष्ठांश तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग और भाग कर कहा गया है। तो भूमि कर को क्या बोलते थे? उद्रंग बोलते थे। प्राय सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम और उदक भाग कहा गया है। ठीक है। सिंचाई कर को क्या कहा है? विदक भागम। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री एवं शूद्र प्राकृतिक भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना में गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। तो मृच्छकटिकम किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है। इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाहक एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों
का रूप दिया गया है। ठीक है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। क्या था यहाँ का शासन प्रशासन जो था वो क्या था? संघात्मक था और देवी उत्पत्तियों में विश्वास करते थे। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा इसीलिए तो उपाधि लेते थे, महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, ये सब उपाधि इसलिए लेते थे क्योंकि देवी उत्पत्तियों में विश्वास था इनको। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत और प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। शतरंज का खेल जो हुआ है उसका उद्भव कब हुआ है? भारत में हुआ है और गुप्त काल में हुआ है, जहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाने जाते हैं। भारत से यह ईरान और तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। कौन था? प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। इसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। किसने की है सेतुबंध की? प्रवरसेन द्वितीय ने। ठीक है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। जन्म और आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण और विवेक ज्ञान को जिनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कृति तत्व चिंतामणि में हुआ। आचार्य गंगेश उपाध्याय की कृति थी ये। कौन? तत्व चिंतामणि। ठीक है। इसमें नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ है। इसके संवर्धन के लिए बंगाल के नवद्वीप के नैयायिक वासुदेव सार्वभौम, दिधीतिकार रघुनाथ शिरोमणि तथा मथुरानाथ जगदीश एवं गदाधर भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध हैं। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी और भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जीवित रहें, सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिएं, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया। उन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। तो न्याय दर्शन का कौन थे? गौतम थे, ऋषि गौतम थे। उन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। कितने का? 16 पदार्थों का। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ जो है वो न्याय सूत्र है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। तो कर्म का जो सिद्धांत है वो किसमें है? मीमांसा दर्शन में है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा और धर्म मीमांसा भी कहते हैं। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया था। मीमांसा के प्रखर उद्भट आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड पर विचार किया गया है। ठीक है। पूर्व मीमांसा में कर्म कांड पर, उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड पर। ठीक है। मीमांसा और वेदांत न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय सट दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत सट दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी, बादरायण थे। कौन कौन थे प्रणेता इसके?
कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी, बादरायण थे। ठीक है। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदकांत। तो इसमें देख लेते हैं, सांख्य के जो हैं वो कपिल हैं, न्याय योग के जो हैं तो वो पतंजलि हैं, न्याय के गौतम हैं, वैशेषिक के कणाद हैं, जैमिनी की पूर्व मीमांसा के हैं, और वेदांत जो उत्तर मीमांसा कहलाता है इसके बादरायण है। ठीक है। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदकांत, वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उप संप्रदाय और इसके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य का द्वैतवाद। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों, अन्य 2 सूर्य एवं अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंश जो था वो तीन वंशों में से एक था। ठीक है। क्षत्रिय वर्ण के 3 जो मूल वंश थे, सूर्यवंश, अग्निवंश और चंद्रवंश, इनमें से चंद्रवंश जो था वो भी एक था। ठीक है। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में पर्याप्त था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संबारन के ने प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान झूसी, इलाहाबाद में राजधानी की स्थापना की थी। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के अहोर लेख में हुआ है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय की अहोर लेख में हुआ है। अहोर लेख में बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? नागभट्ट प्रथम था। पहली बात तो प्रतिहार जो वंश था वो अग्निकुल का था, और गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख जो मिलता है वो पुलकेशिन द्वितीय के अहोर लेख से मिलता है, और बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख है। और पहला जो संस्थापक माना जाता है वो कौन है? नागभट्ट प्रथम। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक के विशाल सेना को नष्ट कर दिया था। हूण कहलाते थे मलेच्छ। ठीक है। जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। हूणों को कहा गया है प्राचीन उसमें ना। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रचना की थी। ठीक है। नागभट्ट जो प्रथम था उसने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। उसने मान्यखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष फर्स्ट का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। अमोघ वर्ष वन का ये ऐसा राजा है जिसका जन्म कहाँ हुआ था? छावनी में हुआ था। ठीक है। कहाँ पे? नर्मदा नदी के किनारे। इस समय उसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद थर्ड जो थे उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। मौखरी गुप्तों के सामंत थे, तो गुप्तों के सामंत को क्या कहा जाता था? मौखरी कहा जाता था। ठीक है। जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा और ग्रह वर्मा थे। ठीक है। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की राजतरंगिणी से मिलता है। चीनी स्रोतों से इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कलहड़ कृत राजतरंगिणी में भी मिलती है। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। कौन कौन? हर्ष और राजश्री दोनों साथ साथ बैठते थे राज सिंहासन पर। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। अन्य धर्मों में महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई थी। कहाँ पे बुलाई थी? कन्नौज में बुलाई थी विशाल सभा को।
चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों और राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। किसने की थी अध्यक्षता? ह्वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। ठीक है। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप इसके राज्य, अच्छा, ह्वेनसांग ने कौन से समारोह में उपस्थित था? तो छठवें समारोह में। ठीक है। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय की अहौल प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग के विवरण इसमें साक्ष्य है कि हाँ, पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई थी। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत आगमन की है। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। कहाँ से आया था? चंगन से। ठीक है, चीन से। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयू की कहा जाता है। इसे भीनमाल की यात्रा की थी। सीयू की कहा जाता है, भीनमाल की यात्रा की थी और यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन था और इसी के राज का नागरिक था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। तो 637 में गया था ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय और कुलपति कौन थे उस टाइम? शीलभद्र थे। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था जबकि वाराणसी जो था वो रेशम वस्त्रों के लिए। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरों की अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि और व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। तो थानेश्वर में क्या था? अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि और व्यापारियों के लिए लाल भूमि। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे महोदया, महोदया श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया जो 8वीं-9वीं शताब्दी के ऊपर उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। ठीक है। और इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली थी। तो त्रिकोणीय संघर्ष में जीता कौन था? ये प्रतिहार जीते थे। ठीक है। चीनी यात्री इत्सिंग जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। प्राचीन काल के चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इंतु या थ्यांतु नाम से किया है। तो क्या बोलते थे चीनी लेखक भारत को? इंतु या थ्यांतु। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 में नष्ट हो गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई। तो विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी विश्वविद्यालय की? तो ये धर्मपाल ने की थी। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। श्रृंगेरी दक्षिण में, भारत पश्चिम में, पुरी पूर्व में और ज्योतिर्मठ जोशीमठ जो है उत्तराखंड में उत्तर में। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं जबकि छोटे 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आते हैं। ठीक है।
तो ये हम लोगों का इसका गुप्तोत्तर का डिस्क्रिप्शन हो गया है। प्रश्नोत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना करेंगे। तो आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।